इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, और हम पढ़ेंगे कि आखिर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ता है। तो इस चीज़ को इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, आज की दुनिया में अगर आप देखें तो आप अगर मार्केट में जाएं मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए या फिर कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। तो उसमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विदेशी कंपनियों की होती हैं, जो कि दुनिया के दूसरे इलाकों में बनती है और इंडिया में आकर बिकती है। जैसे आप एप्पल की बात कर लें तो वो इंडियन कंपनी नहीं है, चाहे आप सैमसंग की बात कर लें वो भी इंडियन नहीं है, कार कंपनी होंडा, बाइक कंपनी होंडा या फिर कावासाकी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडियन नहीं है, लेकिन उनके प्रोडक्ट आप इंडिया में खरीद सकते हैं और बड़ी आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई? तो ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया के एक हिस्से में बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट अब दुनिया के दूसरे हिस्से में बिक सकता है और आसानी से बिना किसी रेगुलेशन के या फिर कंट्रोल के लोग उसे खरीद सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में ही देखें तो इंडिया में हर महीने हर सीज़न नए मॉडल्स ऑटोमोबाइल्स के लॉन्च होते हैं। और एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब इंडिया में सिर्फ एम्बेसडर बिकता था और फिएट रोड पर आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। आपको दुनिया के लेटेस्ट मॉडल्स, सबसे अच्छी कारें, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस, सभी कारें इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए, इंडियंस जो हैं अब इंडिया के जो लोग हैं वो वर्ल्ड के जो टॉप कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं और ख़रीद सकते हैं। और इसी तरीके का एक तरीके का एक्सप्लोजन या फिर हम कह सकते हैं एक्सपोजर हम देख सकते हैं कि लोग आसानी से अब जो वर्ल्ड के दूसरे देशों के जो कंपनीज़ हैं जो कि कपड़े बनाते हैं या फिर कोई और चीज़ें बनाते हैं, परफ्यूम्स बनाते हैं या कोई और चीज़ें बनाते हैं, उनको आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे फ्रूट जूसेस बनाते हैं तो ये सभी चीज़ें खरीद सकते हैं और अब उनके ऊपर रोक टोक नहीं है जैसा उनके ऊपर आज के 30-40 साल पहले हुआ करता था। तो आखिर ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई? तो ये जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल हो पाई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो देखिए, इतना जो वाइड रेंजिंग चॉइस है, फॉर एग्जांपल अगर आप आज के 30 साल पहले 1991 से पहले की बात करें तो इंडिया में विदेशी कंपनीज जो हैं, दूसरे देशों की कंपनीज यहाँ पर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे उतनी आसानी से जितनी कि आज बेच सकते हैं। तो उस समय अगर आप कार खरीदने जाते तो आपके पास एम्बेसडर होती या फिर मारुति का ऑप्शन होता या फिर कुछ और होता, लेकिन आज आप देखते हैं कि आज आपके पास हज़ारों कारों का ऑप्शन है, कपड़ों का ऑप्शन है, हर चीज़ में आपको वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस मिलते हैं जिनमें से आप चूज़ करके अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं। और इस तरीके का जो चॉइस है आपको आज के 2 डिकेड पहले नहीं मिलता, ये वही 1990 के पहले नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 20-30 सालों में जो इंडियन मार्केट है वो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो आखिर हम इस पूरे जो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो पूरा चेंज आ रहा है इंडियन मार्केट में, इसको हम किस तरीके से समझेंगे या फिर इसको किस तरीके से हम देखेंगे? तो आखिर वे कौन से फैक्टर्स थे जिनके वजह से ये चेंजेस आए और इन चेंजेस की वजह से जो लोगों का लाइफ है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और इन्हीं चीज़ के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो देखिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक देश की जो कंपनी है वो दूसरे देश में जाकर बेच सकती है, सिर्फ ऐसा नहीं होता। यहाँ ग्लोबलाइजेशन में ये भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है तो वो इंडिया में तो प्रोडक्ट बेच रही है, लेकिन वो इंडिया में प्रोडक्शन भी करे। इसका मतलब है कि वो इंडिया में प्रोडक्शन करे, चाइना में करे या फिर किसी और कंट्री में करे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ दूसरे देशों में सामान बेचना नहीं होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वो दूसरे देशों में प्रोडक्शन भी करे और भी दूसरी एक्टिविटीज़ करे। तो देखिए, अगर आप 20th सेंचुरी की मिडिल तक की बात करें तो जो प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही होता था। जैसे अगर यूएसए की कंपनी है तो वो प्रोडक्शन अपना यूएसए में ही करेगी, भले ही वो दूसरे देशों में अपना सामान ले जाकर बेच दे। उस समय जो चीज़ें एक तरीके से एक देश से दूसरे देशों में जाती थी वो जैसे रॉ मटेरियल होता था या फिर फूड स्टफ होता था या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट होता था। जैसे अगर आप बात करें अंग्रेजों के
ज़माने में जो इंडिया था वो रॉ मटेरियल सप्लाई किया करता था और आगे कुछ सालों तक भी। इसके अलावा फूड स्टफ या फिर और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको इंपोर्ट किया जाता था। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था बल्कि पूरी दुनिया में होता था करीब 1960-70 तक, कि अमेरिका में अगर कोई कार बनती है तो उसको कंप्लीट करके दूसरे देश में ले जाकर बेच दिया जाता था। और जो ट्रेड था वो एक सबसे मेन तरीका था दो देशों को जोड़ने के लिए या फिर दो देशों के बीच में कनेक्शन बैठाने के लिए। लेकिन ये चीज़ कब होता था? तो ये चीज़ जब होता था जब जो लार्ज कंपनीज थी, जिन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं, वो उतनी पावरफुल नहीं हुई थी, उतना उनका प्रभाव नहीं हुआ था, उस समय ये चीज़ें होती थी। और जब एमएनसी जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गई और उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया, तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो एक देश से बाहर निकालकर कई देशों में फैला दिया। तो जो एमएनसीज जो थे उन्होंने ऑफिसेज, फैक्ट्रीज प्रोडक्शन के लिए एक खास रीजन के लिए उसको अलग अलग इलाकों में सेटअप करना शुरू किया, जहां पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके या फिर जहां पर उन्हें सस्ते लेबर मिल सके और दूसरे रिसोर्सेज सस्ते दामों पर मिल सके। तो ये काम इसलिए किया जाता था ताकि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का उसको कम किया जा सके और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल है स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। तो आखिर एक एमएनसी वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कैसे करती है? तो एक बड़ा एमएनसी जो है, जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है, वो अपने आइटम को रिसर्च करके बनाती है यूनाइटेड स्टेट में, यानी उसका डिज़ाइन जो है उसका यूनाइटेड स्टेट में बनता है और उसका मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है? उस प्रोडक्ट को चाइना में मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनको फिर मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में भेजा जाता है, जहाँ पर इनको असेंबल किया जाता है और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचा जाता है। और इसके साथ ही इंडिया में जो कस्टमर केयर की सुविधा है उसको मैनेज करने के लिए कॉल सेंटर्स बैठाए जाते हैं ताकि कस्टमर केयर का ध्यान रखा जा सके। तो आप देख सकते हैं कि एक एमएनसी है, उसका जो पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सिर्फ एक देश में लिमिटेड नहीं है बल्कि वो कई सारे देशों में है। एक देश में कुछ काम होता है, दूसरे देश में कुछ काम होता है, तीसरे देश में कुछ काम होता है और इस तरीके से उसका पूरा फंक्शन होता है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में जो एमएनसी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेच रही है, नहीं, उसके साथ ही जो उसका प्रोडक्शन है उसका भी पूरी दुनिया में फैलाव किया गया है। कई सारे देशों में मिलकर उसका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली बनकर तैयार होता है। तो यहाँ यह चीज़ लिखी गई, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि पहले अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन होता था एक देश में होता था और कुछ फैक्ट्रीज होती थी जहाँ पर प्रोडक्शन होता था। तो हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। लेकिन अगर आप आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रोडक्शन का प्रोसेस देखें तो उसमें आपको एक देश में उसका रॉ मटेरियल मिल रहा है, दूसरे देश में उसको प्रोसेस किया जा रहा है, तीसरे देश में कंप्लीट किया जा रहा है, एक देश में कस्टमर केयर है, एक देश में उसका असेंबलिंग हो रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो चुका है। तो देखिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसको हम कई सारे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इसको पूरे ग्लोब में अलग अलग देशों में फैला देते हैं। तो ऊपर के एग्जांपल में आपने देखा कि जो चाइना है वहाँ पर चीप मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा मौजूद है, इसलिए वो चीप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एमएनसी को प्रोवाइड करता है। मेक्सिको और जो ईस्टर्न यूरोप है वो यूएस और यूरोप से नज़दीकी है क्योंकि वो बहुत बड़ा मार्केट है इन कंपनीज़ के लिए, एमएनसीज़ के लिए। तो नज़दीकी होने की वजह से और यूएस और यूरोप से कुछ सस्ता होने की वजह से तो यहाँ पर उनका असेंबलिंग किया जाता है। इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जिनको टेक्निकल एस्पेक्ट पता है किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन का या फिर उसको किस तरीके से हैंडल करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी मौजूद है जो कि कस्टमर केयर की सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी कामों को करके, यानी चाइना में प्रोडक्शन करके, ईस्टर्न यूरोप में या फिर मेक्सिको में असेंबलिंग करके और इंडिया में कॉल सेंटर स्थापित करके जो मल्टीनेशनल कंपनीज
कंपनीज होती हैं वो अपने करीब 50 से 60% जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको बचा लेती है। और ये जो एडवांटेज है प्रोडक्शन को बहुत सारे देशों में फैलाने का, एक तरीके से काफ़ी बड़ा है। यानी कि अगर आप एक देश में प्रोडक्शन करें और उसको एक सही तरीके से करने की कोशिश करें, तो उसके मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करें इस प्रोसेस को जो कि एमएनसीज द्वारा अपनाया जाता है, ये काफ़ी, इनका जो एडवांटेज है या फिर इनको जो फ़ायदा मिलता है वो काफ़ी बड़ा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्ट अक्रॉस कंट्रीज़। तो देखिए, इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा, प्रोडक्शन, वो हमने देखा था कि जो प्रोडक्शन है वो कई सारे देशों में होता है। ऐसा नहीं कि केवल अगर इंडिया कंपनी है तो सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन करेगी, बल्कि वो अपने मार्केट के हिसाब से, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से दुनिया के किसी भी देश में वो प्रोडक्शन कर सकती है, उसके कोई पार्ट्स का मैन्युफैक्चर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक का नाम है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो यानी कि जो प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, यानी कि चाइना में उसके कंपोनेंट्स को बनाया जाता है, यूरोप में ले जाकर उसको असेंबल किया जाता है, इंडिया में उसका कॉल सेंटर स्थापित किया जाता है, और फिर अमेरिका में उसका रिसर्च होता है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग काम हैं जो कि अलग अलग देशों में किए जाते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किए जाते हैं, इनको आखिर एक में जोड़ा कैसे जाए, इस चीज़ को इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर जनरली अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो प्रोडक्शन अपने प्रोडक्ट का वहीं करती हैं जहाँ जो जगह मार्केट से नज़दीक हो, जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है वो मौजूद हो, और वो भी सस्ते दामों पर, जहाँ पर जो फैक्टर्स एक तरीके से उसके पक्ष में हो, प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, कितने टैक्स लगाए जाते हैं, अगर लोगों को जॉब के लिए रखना है तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस हैं, लेबर लॉज हैं या नहीं है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कोई भी अगर जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने फैक्ट्री को या फिर कारखाने को किसी भी देश में स्थापित करती है प्रोडक्शन को करने के लिए। तो जब देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज को ये पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या फिर ये जो सारे कंडीशंस हैं वो अच्छे लगते हैं या फिर उनके अनुसार होते हैं, तभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो फैक्ट्रीज या फिर ऑफिसेज जो है प्रोडक्शन के लिए या फिर प्रोडक्शन के किसी भी एक छोटे से काम के लिए वो किसी भी देश में स्थापित करती है। और इसके बाद जितने भी मनी स्पेंड किए जाते हैं या फिर पैसे लगते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए या फिर मशीन्स लगाने के लिए या फिर दूसरे इक्विपमेंट को लगाने के लिए, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आप आजकल काफ़ी वर्ड सुन रहे होंगे इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना आया, फिर यहाँ पे इस जगह पर इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यही चीज़, तो आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आप जो पैसे लगाते हैं बिल्डिंग्स को खरीदने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, मशीन्स लगाने के लिए या फिर दूसरी इक्विपमेंट को लगाने के लिए जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होंगी, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा, उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो अमेरिका की कंपनी है जीप, तो जीप अगर यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा रही है तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेगी उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसी तरीके से फोर्ड है, इसी तरीके से आपकी एप्पल है, एप्पल अगर यहाँ पर फैक्ट्री बैठा है और अपने मोबाइल फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो किसी भी देश में या फिर कहीं भी जो किए जाते हैं उसका सिर्फ एक रीज़न होता है और वो है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने का कई सारे ज़रिए हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है यहाँ पर जो लेबर्स मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं तो उसके पैसे बचेंगे, या फिर यहाँ पर उसको फैक्ट्री बैठाने में काफ़ी कम खर्च हो रहा है, या फिर वो मार्केट से नज़दीक है। तो इन सभी फैक्टर्स में जो प्रॉफिट है, इन सभी रीजंस की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसका प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसी वजह से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए, अपने जो उसका मुनाफा है उसको बढ़ाने के लिए। और समय समय पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि अकेले ही वो फैक्ट्री बैठाती है, बल्कि वो किसी एक पार्टनर के साथ इन कंट्रीज में फैक्ट्री बैठाती है। तो ये जो स्टेप है कि आप पार्टनरशिप में किसी कंपनी के साथ फैक्ट्री बैठाएं। फॉर एग्जांपल आप बात करें फोर्ड की, तो फोर्ड जो थी जब पहली बार इंडिया में आई थी करीब 1991 में,
तो उस समय फोर्ड ने अकेले फैक्ट्री स्थापित नहीं किया था, बल्कि उसने महिंद्रा, जिसकी स्कॉर्पियो आती है, बोलेरो आती है, उस कंपनी के साथ मिलकर फैक्ट्री स्थापित किया था और उसके साथ ही प्रोडक्शन किया करती थी। तो देखिए, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो कई बार लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इन कंट्रीज में फैक्ट्री स्थापित करती है। तो देखिए, लोकल कंपनीज को इस स्टेप से दुगना फायदा होता है। तो पहला तो स्टेप यह है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो पैसे इन्वेस्ट करेगी इन सभी कामों के लिए, चाहे बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और दूसरा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो नए नए टेक्नोलॉजीज अपने साथ ला सकती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर प्रोडक्शन में जो हेल्प करे। तो इस तरीके से जो लोकल कंपनी है उसको ये फायदा होता है कि वो आसानी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकती है जो कि उसे अब तक नहीं आती थी, या फिर प्रोडक्शन के कई सारे गुण वो सीख सकती है। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा सबसे ज़्यादा स्टेप उठाया जाता है, सबसे एक कॉमन रूट है उनके लिए लोकल जगह पर किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का या फिर वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाने का, और वो है कि वो लोकल कंपनीज को सीधे खरीद लेती हैं। और फिर जैसे कि आप अभी सुन रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉलमार्ट अगर खुद से आए और स्टोर्स एक तरीके से स्थापित करने लगे देश के सभी शहरों में, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा हेडेक होगा, बहुत ही बड़ी उसके लिए परेशानी होगी और उसके करीब 5 से 10 साल लग सकते हैं। तो अगर वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को खरीद ले, तो फ्लिपकार्ट को खरीद लेने की वजह से उसका जो मार्केट प्रेजेंस है इंडिया में वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है और वो सीधे इंडिया में मार्केट लीडर हो सकती है। तो ये एक रूट अपनाया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा लोकल कंपनीज को खरीद के अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए या फिर एक कंट्री में आने के लिए। तो देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके पास इतना वेल्थ होता है कि वो आसानी से इन सभी कामों को कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को खरीद सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, कारगिल फूड्स एक कंपनी है जो कि अमेरिकन एमएनसी है। तो इसने एक छोटे से इंडियन कंपनी को खरीद लिया, जैसे कि पराग फूड, इसके अलावा भी और भी कंपनीज को खरीदा था। तो देखिए, पराग फूड जो है उसने एक बहुत बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क अपना स्थापित किया था इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में, जहाँ पर उसके जो ब्रांड्स थे वो बहुत ही रिप्यूटेड थे। और इसके साथ ही जो पराग फूड्स थे उसके 4 ऑयल रिफाइनरीज थे इंडिया में, और जिनका कि कंट्रोल अब कारगिल के पास जा चुका है। तो देखिए, इस स्टेप के बाद जो कारगिल है, जो कि इंडिया में अभी तक मौजूद ही नहीं थी, इंडिया में उसका कोई प्रेजेंस नहीं था, वो अब इंडिया की लार्जेस्ट एडिबल ऑयल की प्रोड्यूसर हो चुकी है और इसका कैपेसिटी जो है वो 5 मिलियन पाउचेस डेली है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सीधे एक तरीके छोटे कंपनीज को खरीद कर, किसी भी देश के कंपनी को खरीद कर जो प्रेजेंस है वो बढ़ा लेती हैं, उस कंट्री में पहुंच जाती हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने कई सारे तरीके देखे, जैसे वो इन्वेस्टमेंट करे, फैक्ट्रीज बैठाए, ये सभी चीज़ें करे। दूसरा हमने देखा कि लोकल पार्टनर के साथ इन्वेस्टमेंट करें या फिर लोकल पार्टनर के साथ मिलकर वो प्रोडक्शन शुरू करें। और तीसरा एग्जांपल यह है कि वो सीधे जाए और वहाँ पर जो पहले से कंपनी मौजूद है, जिसका रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, उसको वो सीधे खरीद ले और अपना जो प्रेजेंस है उस मार्केट में ही, उस जगह पर उसको बना ले। तो देखिए, ज़्यादातर जो टॉप एमएनसीज हैं उनका जो वेल्थ है उनके पास जो पैसा है वो बहुत सारे देशों के पूरे बजट से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉलमार्ट को देखें, अमेजोन को देखें या फिर और भी दूसरे कंपनीज को देखें, तो उनका जो एवरेज टर्नओवर है, वॉलमार्ट का एवरेज एक साल का टर्नओवर करीब 500 बिलियन है। 500 बिलियन। तो ये 500 बिलियन अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा है, बांग्लादेश की जीडीपी से ज़्यादा है और भी बहुत सारे जीडीपी से ज़्यादा है। और वहीं इंडिया से आप कंपेयर करें तो इंडिया का है 2.5 ट्रिलियन। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के कंपैरिजन में जो अकेले वॉलमार्ट है वो कितनी बड़ी कंपनी है और कितना उसके पास पैसा है। तो इस तरीके के जो पावर है या फिर वेल्थ है इन कंपनीज के पास, तो इतने ज़्यादा पैसा होने की वजह से उसका जो इन्फ्लुएंस है वो किसी भी चीज़ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो सकता है, चाहे वो किसी देश की सरकार पर हो या फिर वहाँ के मार्केट पर हो, किसी भी चीज़ पर। तो देखिए,
एक दूसरा तरीका भी है एमएनसीज द्वारा, जिसके ज़रिए वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है या फिर प्रोडक्शन को करवाती है किसी भी देश में। तो अभी तक ने हमने तरीका देखा क्या, कि वो इन्वेस्टमेंट करे, कोई भी कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करे और प्रोडक्शन को बढ़ाए। दूसरा तरीका है कि लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके प्रोडक्शन करे। तीसरा तरीका है प्रोडक्शन करने वाली लोकल कंपनी को वो खरीद ले। और इसके बाद एक चौथा तरीका ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि आप देखते हैं एप्पल को फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो एप्पल क्या करती है, एप्पल अपने मोबाइल फ़ोन्स को खुद नहीं बनाती है। एप्पल जो है वो सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन्स को डिज़ाइन करती है, उसके जितने कंपोनेंट्स हैं वो कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे, इन सभी को डिसाइड करती है। और फिर चाइना में आकर या फिर किसी और देश में आकर वो वहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से, छोटे से कंपनी से फिर उसे वो बनवाती है। तो देखिए बात यह है कि एप्पल की जो मोबाइल फ़ोन बनाती है वो छोटी कंपनी नहीं है, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, लेकिन वो खुद से एप्पल इस मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन नहीं करती है। तो स्टेप को यहाँ पर बताया गया है, इसी तरीके को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए जो बड़ी एमएनसीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो छोटे छोटे कंपनीज को प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर देती हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, फुटवेयर हो गए, स्पोर्ट्स आइटम हो गए। ये सभी एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पर जो बड़ी कंपनीज है वो छोटे छोटे कंपनीज को बहुत सारे देशों में प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया करती हैं, और उसके बदले में उन्हें वो पैसा देती है और उसी तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है इनको सप्लाई किया जाता है एमएनसीज को, इन छोटे छोटे कंपनीज द्वारा, और जिसको ये बाद में अपने नाम पर अपना ब्रांड का नाम लगाकर और इन्हें कस्टमर्स को ये कंपनीज बेच देती हैं। तो ये जो बड़े एमएनसीज होते हैं इनके पास काफ़ी पावर होता है, और इनके पास ये पावर होता है कि अपने जो प्रोडक्ट है उनके प्राइस को, क्वालिटी को, डिलीवरी को और जो लेबर कंडीशंस है इन छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए उसको वो तय कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल बोलता है, फॉक्सकॉन एक कंपनी है जो कि एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स को बनाती है, अगर एप्पल उसे बोलेगी कि आपको मैं सिर्फ 300 रुपये दूंगा इस मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए, तो वो सिर्फ उसे 300 रुपये ही देगा। अब यहाँ पर फॉक्सकॉन के पास इतना पावर नहीं है कि वो इस बात को मना कर दे। क्यों? क्योंकि अगर वो उससे झगड़ा करता है एप्पल से, या फिर एप्पल को कहता है कि नहीं मैं 300 में नहीं बनाऊंगा, तो वो एप्पल जो है वो जाकर किसी दूसरे प्रोड्यूसर को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और फिर फॉक्सकॉन को एक भी रुपए नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जितने भी, अब फॉर एग्जांपल आप गारमेंट्स को ले लीजिए, कोई अमेरिका की कंपनी है वो कपड़े कहाँ बनवा रही है, इंडिया में बनवा रही है, और इंडिया की एक छोटी सी कंपनी जो है वो कपड़े बना रही है। तो जितने प्राइस पर वो मल्टीनेशनल कंपनी बोलेगी उतना ही प्राइस पर इंडिया के कंपनी को बनाकर देना है, और अगर वो थोड़ी मोड़ी इधर उधर बात करती है तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और ये काम किसी दूसरी कंपनी को चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो तरीका है प्रोडक्शन में भागीदारी का या फिर प्रोडक्शन करने का, इसमें जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, और वो जितने प्राइस पर किसी भी प्रोडक्ट को बनवाना चाहे उतना प्राइस पर वो बनवा सकती है, और वो काफ़ी आसानी से दबाव भी डाल सकते हैं किसी भी कंपनी पर। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि बहुत तरह के वेज हैं जिसके जरिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, और लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रही है या फिर उनको एक तरीके से कंपटीशन भी दे रही हैं, और वो कई जगहों पर पार्टनरशिप स्थापित कर रही है लोकल कंपनीज के साथ, और उनको यूज़ कर रही हैं लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए, या फिर बहुत जगहों पर लोकल कंपनीज के साथ वो कंपटीशन कर रही हैं या फिर उनको खरीद ही ले रही हैं। जो एमएनसीज है उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्शन पर, इन सभी जगहों पर, इन सभी कंपनीज पर, और इसके रिजल्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है इन दिनों वो बहुत ही अलग अलग जगहों पर होता है और एक दूसरे से काफ़ी इंटरलिंक्ड होता है। तो जैसे ही हमने बात की एप्पल के बारे में, तो एप्पल की अगर आप बात सोचते हैं कि सारा प्रोडक्शन अगर चाइना में होता है तो ये बात आप गलत सोचते हैं। कि देखिए एप्पल का जो डिस्प्ले है वो साउथ कोरिया में बनता है, और इसके बाद और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो दूसरे देशों में बनती है, और उसको फिर लाकर चाइना में असेंबल किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है, एप्पल के मोबाइल फ़ोन का या फिर लैपटॉप का, उसका जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ एक देश में नहीं होता बल्कि कई सारे देशों में होता है। और इसी चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में कितना इंटरलिंक हो चुका है और वो किस तरीके से आजकल काम कर रहा है। तो यहाँ पर यही देखिए फोर्ड मोटर का एग्जाम्पल दिया गया है।
तो इसको आप खुद से कर ले, लेट्स वर्क दिस आउट, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसके आगे हम जाते हैं और आगे हमारा देखिए आगे टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टॉपिक जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो आखिर हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है? इस टॉपिक में हमें पढ़ना है फॉरेन ट्रेड के बारे में, और हमें ये पढ़ना है कि आखिर जो फॉरेन ट्रेड है वो मार्केट्स को, कंट्रीज़ को किस तरीके से जोड़ता है, किस तरीके से इंटीग्रेट करता है। तो अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो बहुत लंबे समय तक जो फॉरेन ट्रेड था वही एक जरिया था जिसके जरिए दो देश आपस से जुड़ते थे, आपस से किसी भी तरीके का कनेक्शन रखते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें इंग्लैंड की, जिसने इंडिया पर करीब 200 साल राज किया, तो ये देश इंडिया के संपर्क में कैसे आया? तो इंग्लैंड और भारत का जो संपर्क था वो सिर्फ एक रीजन से था, और वो था फॉरेन ट्रेड। तो अगर हम बात करें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सिर्फ एक रीजन से आई थी, और उसका मकसद था ट्रेड करना, बिजनेस करना और उससे मुनाफा कमाना। तो इसी तरीके से आज के अगर हम 50 साल पहले देखें या आज के 30 साल पहले देखें, तो हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दो कंट्रीज, उनके बीच में कनेक्शन का जो फॉरेन ट्रेड है वही एक मुख्य जरिया हुआ करता था। तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया से कई सारे ट्रेड रूट्स थे जो कि इंडिया को साउथ एशिया से कनेक्ट करते थे, और इसके अलावा ईस्ट में कंट्रीज से कनेक्ट करते थे और वेस्ट में कंट्रीज से कनेक्ट करते थे, जहां से बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड होता था। और इन रूट्स, ये जो रूट्स थे ये काफ़ी पॉपुलर रूट्स थे। तो आपको ये याद होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ये जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट था इसके वजह से ही बहुत सारी कंपनीज इंडिया आई थी, जैसा अभी मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा आप जानते हैं कि पुर्तगाल के लोग भी आए थे, डच लोग भी आए थे, और भी लोग आए थे। तो वो उनका सिर्फ एक मकसद था शुरुआत में, वो था ट्रेड। यानी कि ट्रेड की वजह से ही दो कंट्रीज जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। तो इतिहास में अभी तक हमने यही पढ़ा है। तो अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, तो अगर हम इसे सिंपली समझे तो फॉरेन ट्रेड एक तरीके का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जिसमें कोई भी मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाला व्यक्ति है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप बात कीजिए एप्पल की। तो एप्पल जो है वो मोबाइल फ़ोन बनाता है, लेकिन वो कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। तो उसका डोमेस्टिक मार्केट कहाँ हो गया? यूएसए में। तो अगर वो फॉरेन ट्रेड ना करे, एप्पल अगर फॉरेन ट्रेड नहीं करता है, तो वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ यूएसए में बेच पाएगा, और वहीं पर से जो वो उसे मुनाफा मिलता है वही उसे केवल मिलेगा। लेकिन अगर एप्पल फॉरेन ट्रेड करता है तो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट यानी कि यूएसए से बाहर जाकर किसी भी देश में बेच सकता है, चाहे वो आपका यूरोप का कोई देश हो या फिर एशिया हो या फिर अफ्रीका का कोई देश हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है उसके वजह से कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाकर बेच सकता है। और इसी तरीके से खरीदने वाले के लिए, फॉर एग्जांपल आप हैं, तो आपके लिए जो इंपोर्ट होता है सामान का, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो या फिर दूसरी चीज़ें हो, उसकी वजह से आपको चॉइस जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें इंडियन कंपनी की, तो इंडियन कंपनी आपका कार्बन है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, माइक्रोमैक्स है, लावा है। तो अगर आपको सिर्फ इंडिया के कंपनीज के केवल प्रोडक्ट दिए जाएं तो आपके पास जो ऑप्शन है, आपके पास जो चॉइस है वो काफ़ी कम रहेगा। लेकिन वहीं आपको दूसरे देश की कंपनी भी आकर यहाँ मार्केट में compete करती है और आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाइना के Xiaomi का फ़ोन खरीद सकते हैं या फिर एप्पल का खरीद सकते हैं अमेरिका के। तो इस तरीके से आपके पास जो चॉइसेस है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि ये जो फॉरेन ट्रेड है ये किसी मैन्युफैक्चरर को भी फ़ायदा पहुँचाती है और उसके साथ साथ जो बायर है उसको भी फ़ायदा पहुँचाती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, और एग्जाम्पल है चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया का, यानी जो फॉरेन ट्रेड है उसी से रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया, तो इसको हम एक तरीके से मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो देखिए जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि चाइनीज़ टॉयज़ बनाते हैं चाइना में, उन्हें ये पता चला कि वो आसानी से इंडिया में
एक्सपोर्ट कर सकते हैं टॉयज़ को, जहां पर जो टॉयज़ है वो काफ़ी हाई प्राइसेस पर बेचे जाते हैं, यानी कि इंडिया में काफ़ी हाई प्राइसेस पर इंडियन टॉयज़ बिकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने प्लास्टिक टॉयज़ को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया में। और इसके साथ ही जो बायर्स थे इंडिया में, उनके पास ये अब ये ऑप्शन है कि वो या तो इंडियन टॉयज़ को खरीदें या फिर चाइनीज़ टॉयज़ को खरीदें। तो लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो चाइनीज़ टॉयज़ थे वो काफ़ी सस्ते थे, और इसके साथ ही उनके पास काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी थी उनकी। तो इस वजह से जो चाइनीज़ टॉयज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए इंडियन मार्केट में, और करीब एक साल के अंदर ही करीब 70 से 80% जो टॉयज़ थे वो चाइनीज़ टॉयज़ बिकने लगे इंडियन मार्केट में। और इस वजह से जो टॉयज़ थे इंडिया में वो अब सस्ते हो गए, क्योंकि जो प्रोडक्ट आ रहे थे चाइना से वो काफ़ी सस्ते थे। तो आखिर यहाँ पर हुआ क्या? तो उसका रीज़न ये था कि जो ट्रेड था उसके रिजल्ट के रूप में जो चाइनीज टॉयज थे वो अब इंडियन मार्केट में मौजूद थे, और इसके साथ ही इनके इंडियन मार्केट में आने के बाद जो कंपटीशन था वो अब होने लगा इंडियन और चाइनीज टॉयज के बीच में। तो क्योंकि चाइनीज टॉयज जो थे वो ज़्यादा बेहतर थे, और इसके साथ ही जो इंडियन बायर्स थे उनके पास ज़्यादा चॉइसेस थे और सस्ते दामों पर चाइनीज टॉयज अवेलेबल थे, तो इस वजह से जो चाइनीज टॉयज थे वो आसानी से एक्सपैंड करने लगे, उनका बिक्री ज़्यादा बढ़ने लगा, और लोग जो थे चाइनीज टॉयज को पसंद करने लगे। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो इंडियन टॉयज जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होने लगे, उनके टॉयज़ नहीं बिकते थे अब, क्योंकि उनके जो प्राइसेस थे वो काफ़ी हाई होते थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चाइनीज़ टॉयज़ मैन्युफैक्चरर थे उनके पास अच्छा प्रोडक्ट था, उनकी क्वालिटी अच्छी थी, वो काफ़ी सस्ते थे, तो उनका जो मार्केट था वो अब एक्सपेंड हो गया। और वहीं अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब जो कस्टमर था उसको अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे थे सस्ते दामों पर, इसलिए वो आसानी से उन प्रोडक्ट को जाकर खरीद सकता था। अगर हम जनरली बात करें तो ट्रेड को खोलने से, यानी ट्रेड को ओपन करने से जो सामान है वो ट्रैवल करता है एक मार्केट से दूसरे मार्केट में, और इसके साथ ही जो चॉइस है मार्केट में, यानी इंडिया में अगर हम बात करें, अगर कोई फॉरेन प्रोडक्ट आता है तो उसके बाद यहाँ के लोग जो है, जो कस्टमर है उसके पास जो चॉइस है वो बढ़ जाता है। और इसी तरीके से सिमिलर जो गुड्स हैं, यानी एक जैसे मोबाइल फ़ोन्स की हम बात कर लें तो मोबाइल फ़ोन्स के जो प्राइसेस है दो मार्केट में वो लगभग इक्वल होने लगते हैं, और इसके साथ ही जो प्रोड्यूसर्स हैं दो कंट्रीज़ में वो अब एक दूसरे से compete करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं कि कौन ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकता है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे सकता है, कौन कम दाम पर दे सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड है वो एक तरीके से कनेक्ट करता है मार्केट को और इंटीग्रेट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट को एक में। जो प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट दो देशों में बिक रहा है, तो हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ का जो मार्केट है एक दूसरे से इंटीग्रेट हो चुका है, यानी एक मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकेगा लगभग उसी प्राइस पर उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको दूसरे मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, कि आखिर ये ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, अगर हम पिछले 2 या 3 डिकेड की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने लोकेशन खोजा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जहां पर वो अपने प्रोडक्शन को सस्ते दामों पर कर सकें। तो इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एमएनसीज द्वारा वो इन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है, इंडिया में भी राइज हुआ है। और इसी समय पर जो फॉरेन ट्रेड है कंट्रीज़ के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो फॉरेन ट्रेड है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कंट्रोल किया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज़ द्वारा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें फोर्ड मोटर्स की, तो फोर्ड मोटर्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के लिए कार्स प्रोड्यूस करता है, बल्कि वो यहाँ से कार्स को एक्सपोर्ट भी करता है दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और उसके साथ ही कार के कंपोनेंट्स को भी दूसरे फैक्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए इंडिया को यूज़ करता है। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो एमएनसीज हैं वो गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड को भी इसी तरीके से इन्वॉल्व कर, इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इसके बाद जो रिजल्ट हम देखते हैं ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड का, तो ये है कि जो प्रोडक्शन और मार्केट है वो एक तरीके से इंटीग्रेट हो चुके हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, यानी प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा है, दूसरी कंट्री में बिक रहा है, उस कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी कंट्री में बिक रहा है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्शन का मार्केट है और या फिर जो कस्टमर का मार्केट है वो एक दूसरे से इंटीग्रेट हो चुके हैं दो या लगभग सभी कंट्रीज़ में। यानी कि इंडिया में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको चाइना में भी मिलेगा, साउथ कोरिया में मिलेगा, यूएसए में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, और लगभग बराबर के दामों पर ही मिलेगा। तो
इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, उनका मार्केट जो एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है और एक दूसरे से वो इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली डिफाइन किया है ग्लोबलाइजेशन को, तो लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो सिंपली कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से बहुत ही जल्दी इंटीग्रेट करती हैं या फिर उनके बीच में इंटरकनेक्शन स्थापित होता है। तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज जो हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है या फिर टेक्नोलॉजी है वो अब कंट्रीज़ के बीच में मूव कर रही है। और ज़्यादातर जो रीजन्स है वर्ल्ड के वो अब एक दूसरे से क्लोजर कांटेक्ट है। जैसे अगर हम पिछले 20-30 साल पहले से अगर हम कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इंडिया और चाइना, इनके बीच में जितने मजबूत रिलेशन आज के 40 साल पहले या 30 साल पहले थे उससे कई ज़्यादा गुना अब जो रिलेशन है वो मजबूत है। उसका रीज़न क्या है? वो ये है कि इनके बीच में जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि यूएसए और चाइना, इनके बीच में अभी एक तरीके से कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट आगे हो, लेकिन ये एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं करना चाहते? तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेड, कि इनके बीच में जो ट्रेड होता है उसका जो वॉल्यूम है वो इतना बड़ा है कि अगर वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं तो उनके इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए सामानों के मूवमेंट के अलावा या फिर सामान, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों के मूवमेंट के अलावा एक और चीज़ है जिसके जरिए जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और वो है मूवमेंट ऑफ पीपल। यानी एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के लोग तीसरे देश में जाते हैं। तो इस चीज़ की वजह से भी जो दो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के नज़दीक आती है। एक जगह के लोग दूसरे जगह के कल्चर को समझते हैं, वहाँ लोग किस तरीके से रहते हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो एक देश से दूसरे देश या फिर एक जगह से दूसरे जगह ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इनकम, अच्छी जॉब, अच्छे एजुकेशन की तलाश में जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएसए में जाकर जॉब कर रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, इसी तरीके से कनाडा में रह रहे हैं। तो उनका रीज़न क्या है? वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा जॉब मिले, अच्छा इनकम हो, अच्छा वो लाइफ अपना गुजारें, इसलिए यहाँ से वो दूसरी जगहों पर जाकर मूव कर रहे हैं। और अगर हम पास्ट में बात करें तो इतिहास में कुछ डिकेड से पहले तो इस तरीके का जो मूवमेंट है वो उतना नहीं हुआ करता था जितना आज होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अब इन लोगों के मूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले 2-3 डिकेड पहले से उसके मुकाबले। तो इस चीज़ की वजह से भी जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन मुमकिन हो पाया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। उन फैक्टर्स के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाया है। देखिए इसके पहले के वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा वहाँ पर हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक था हमारा ग्लोबलाइजेशन, कि आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हमने वहाँ पर देखा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है जिस रूप में आज हम देख रहे हैं इस दुनिया में, उस रूप में आने पाया, उस रूप में वो पहुंचा है। तो देखिए फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है और वो है टेक्नोलॉजी। तो देखिए टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट है पिछले 40 से 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें आज के टेक्नोलॉजी को और पिछले 50 साल के टेक्नोलॉजी को, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हुई है, काफ़ी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो टेक्नोलॉजी का जो रैपिड इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड उसमें बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल जो 50 साल में बहुत तरीके के जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में, उसके वजह से जो गुड्स हैं उनका जो डिलीवरी है वो अब फास्टर होता है, बहुत ही जल्दी होता है। और इसके साथ ही लंबे दूरी तक जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हुआ है। यानी पहले अगर मान लीजिए 100 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन होता था तो अब ये आसानी से 30 रुपये, 20 रुपये, इस रुपये इतने में ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें देखिए हमने जैसे देखा था कि जो MNCs होते हैं, MNC मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं उनका मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा होता है प्रॉफिट कमाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बेहतर होने की वजह से जो कॉस्ट है
ट्रांसपोर्टेशन का वो काफ़ी कम हो गया है। और यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मल्टीनेशनल कंपनीज इस बात की वजह से अब आसानी से जो फैक्ट्रीज़ है वो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में बैठा सकती हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गया है। और इस यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कंटेनर्स का। तो देखिए कंटेनर्स जो हैं उनके आने की वजह से, उनका ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ की वजह से एक तरीके का हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ा चेंज आया है। तो देखिए कंटेनर्स की वजह से जो गुड्स हैं उनको आप शिप पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेन्स के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रक्स के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंटेनर्स हैं उनको आप कहीं भी इन सभी जगहों पर एडजस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए कंटेनर्स के आने की वजह से जो पोस्ट हैंडलिंग कॉस्ट है या फिर पोर्ट हैंडलिंग टाइम है उसकी वजह उसमें काफ़ी कमी आई है। तो पोर्ट क्या है ये तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर इमेज आपको दिया गया है पोर्ट का, जहाँ बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर जो इंपोर्ट्स आते हैं, दूसरे देशों से सामान आते हैं, उतरते हैं और जहाँ से सामान दूसरे देशों के लिए निकलते हैं। तो इन पोर्ट्स में जो हैंडलिंग का खर्च है वो काफ़ी कम हुआ है कंटेनर्स के आने की वजह से, और इसके साथ ही स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट का, जिसने ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, ग्लोबलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मेरा मतलब है नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इम्प्रूवमेंट है, नेक्स्ट जो फैक्टर है, और वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। तो देखिए जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में, उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है एक देश से दूसरे देश के बीच वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और इसकी वजह से भी जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हुआ है। अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें जो टेक्नोलॉजी है टेलीकम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर्स में या फिर इंटरनेट में, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गए हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका टेलीग्राफ हो गए, टेलीफोन हो गए, फोन्स, फैक्स, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इनको एक तरीके से हम यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर कांटेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। तो इन चीज़ों की आने की वजह से तो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कांटेक्ट दूसरे देश से नहीं है। तो अगर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसी प्रोडक्ट का कोई हिस्सा अगर चाइना में बन रहा है, तो ये दोनों आपस में आसानी से यहाँ पर रहने वाले लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर और कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो तुरंत ही 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में ये चीज़ आसानी से डिस्कशन करके कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो भी हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। और इसके साथ ही तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से अब लोग जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं, और दूसरी जगह पर रह कर भी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं दूसरे देशों में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, यूएसए में, और वो चाइना में अपने प्रोडक्ट को बनवा रही है, तो वो चाइना के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है या फिर उसकी जो फैक्ट्री है उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं, उनको अगर वो कंट्रोल करना चाहे तो वो आसानी से कंट्रोल कर सकती है और तुरंत ही कुछ मिनटों में वो निगाह रख सकती है। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि जो कंप्यूटर्स हैं वो लगभग अब सभी फील्डों में घुस चुके हैं, लगभग सभी काम आजकल कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जो इंटरनेट का वर्ल्ड है, जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या फिर पा सकते हैं, वो इंटरनेट की वजह से हम आसानी से अब ईमेल भेज सकते हैं, वॉइस मेल भेज सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और वो भी नेग्लिजिबल कॉस्ट पर। यानी कि उसका जो खर्चा है वो भी अब बिल्कुल ही कम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ आ जाती है? कॉस्ट। और एमएनसी का मेन मुद्दा क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट की वजह से भी जो कंपनीज है वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हैं, इन चीज़ों को एक तरीके से अपने मेन मुद्दा में ला रही हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि आपको इसको खुद ही कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेट्स वर्क दिस आउट दिया गया है, इसको पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का, और वो है लिबरलाइजेशन। तो देखिए लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इस चीज़ को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो देखिए
इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया का, कि जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं वो इंडिया में वो पहुंच गए, सस्ते दामों पर बेच रहे थे और लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अब चाइनीज़ टॉयज़ को खरीदने लगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूँ। कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि जो टॉयज़ हैं अगर आप उनको दूसरे देशों से मंगाते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसा कंडीशन में जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं प्रोडक्ट, जैसे कि जो यहाँ पर चाइनीज़ टॉयज़ को इंपोर्ट किया जा रहा है, उनका जो प्राइस है वो अब बढ़ जाएगा और जो कस्टमर्स हैं उनको अब ज़्यादा पैसे देने होंगे टैक्स की वजह से, और ये जो पैसे हैं ये लिया जाएगा आपको इंपोर्टेड टॉयज़ के ऊपर बायर्स से। तो इस वजह से जो चाइनीज़ टॉयज़ पहले सस्ते हुआ करते थे इंडियन मार्केट में और चाइना से इंपोर्ट होकर ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर बिके करते थे सस्ते दामों पर, वो अब सस्ते दामों पर नहीं बिक पाएंगे और इस वजह से जो इंडियन टॉय मेकर हैं वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे क्योंकि उनका जो प्राइस है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के प्राइस के लगभग बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ है ट्रेड बैरियर। तो देखिए जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो हम टैक्स लगाते हैं उसे एक तरीके का ट्रेड बैरियर कहा जाता है। तो ट्रेड बैरियर क्या होता है, तो देखिए ये एक तरीके का बैरियर होता है जिसको सरकार द्वारा लगाया जाता है ताकि जो एक तरीके से इंपोर्ट है इसको रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। और जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाइना की हो या किसी देश की हो, वो ट्रेड बैरियर्स को यूज़ करती हैं जो फॉरेन ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि या तो बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, या हम कह सकते हैं रेगुलेट करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके के जो गुड्स हैं और कितनी मात्रा में वो किसी एक खास कंट्री में आने चाहिए या फिर नहीं आने चाहिए। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंस के बाद उसने बहुत बड़ी संख्या में बैरियर्स को लगा रखा था फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसको एक तरीके से इम्पॉर्टेंट उस समय समझा जा रहा था। उसका रीज़न ये था कि देखिए उस समय जो कंट्री थी, उस समय में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तुरंत ही बूम हो रही थी, वो नई नई आई थी, और वो अगर एक तरीके से कंपटीशन करने जाती दूसरे देशों के फैक्ट्रीज से या फिर कंपनीज से, तो वो कंपटीशन नहीं करने पाती। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी वो उस समय में सिर्फ आ ही रही थी 1950 में, 1960 में। तो और इसकी वजह से जो कंपटीशन था इंपोर्ट से अगर वो करने लगती, जैसा कि हमने चाइनीज़ टॉयज़ के एग्जांपल में देखा, तो वो सर्वाइव नहीं करने पाती और इंडिया के जो इंडस्ट्रीज़ थे वो एक तरीके से ख़त्म होने लगते। तो इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स थे, जैसे कि आपके मशीनरी हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इनको ही सिर्फ इंपोर्ट करने की इजाज़त दी थी। इसके अलावा और जो सभी चीज़ें थी उनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता था। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, शुरुआती दिनों में जब वो डेवलप हो रहे थे तो उस समय में उन्होंने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एक तरीके का प्रोडक्शन प्रोवाइड किया था। उसमें उन्होंने कई सारे तरीके अपनाए थे। तो देखिए अगर आप इंडिया की बात करें और चाइना की बात करें जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये अभी भी ट्रेड बैरियर्स को लगाते हैं ताकि वहाँ के जो लोकल कंपनीज़ हैं या फिर लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तरीके से मदद मिल सके। तो देखिए 1991 तो आपको पता है, तो ये पता होगा कि 1991 में क्या हुआ था। 1991 में इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज किया था। उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे या फिर ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे उसको उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने डिसाइड किया कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको अब समय आ चुका है कि वो ग्लोब के जो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ वो जाकर कम्पीट करें। और सरकार का ये मानना था कि जो कंपटीशन है उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगा कंट्री में, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये जो डिसीजन था ये बहुत ही ज़्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके द्वारा सपोर्ट किया गया था। तो इस वजह से जो बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़े हद तक हटा लिया गया था इस 1991 के रिफॉर्म में। तो इस ट्रेड बैरियर के हटने का मतलब ये हुआ कि चीज़ों को अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है फॉरेन कंपनीज़ के साथ फॉरेन में, और या फिर फॉरेन कंपनीज़ जो थी वो अब इंडिया में ऑफिसेज या फिर फैक्ट्रीज़ को स्थापित कर सकती थी।
तो देखिए बैरियर्स को रिमूव करना, जो जिन ट्रेड बैरियर्स की हमने बात की उसको रिमूव करने या फिर रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन की ट्रेड में जो लिबरलाइजेशन होता है या फिर बिजनेस में जो लिबरलाइजेशन होता है इसको एक तरीके से लागू किया जाता है ताकि जो एक तरीके से कंपनीज को या फिर मैन्युफैक्चरर्स को ये अलाउ किया जा सके कि वो जिन चीज़ों को चाहे वो इंपोर्ट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को चाहे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शंस को कम कर देती है लोगों के ऊपर पहले के मुकाबले। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो देश है या फिर जो इकोनॉमी है वो अब ज़्यादा लिबरल हो जाती है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए ये एक संगठन है वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज़ का, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपको याद होगा इसके पहले जो हमने वीडियो किया था वीडियो नंबर 4, उसमें हमने डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन के बारे में कि जो फॉरेन ट्रेड है उसको लिबरलाइज किया जाता है जिसमें कि रूल्स जो हैं उनमें ढिलाई कर दी जाती है, सरकार कंट्रोल छोड़ देती, इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखा था कि बहुत सारे जो पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इस लिबरलाइजेशन का सपोर्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन में आखिर होता क्या है? लिबरलाइजेशन में जो कंट्रोल है सरकार का, ट्रेड बैरियर्स है उनको हटा दिया जाता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर सरकार कंट्रोल कम रखती है। तो उस चीज़ का जो सपोर्ट है वो बहुत सारे पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है। तो देखिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि जितने भी बैरियर्स हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो एक तरीके से ख़राब चीज़ है, उनको नहीं रखना चाहिए। और जितने भी वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है उसमें किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए। और जो ट्रेड है कंट्रीज़ के बीच में वो फ्री होना चाहिए, यानी किसी भी तरीके का ट्रेड बैरियर नहीं, जिसको जो इंपोर्ट करना है वो करे, जिसको जो एक्सपोर्ट करना है वो करे। और जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में उनको लिबरलाइज कर देना चाहिए अपने पॉलिसीज़ को, और किसी भी तरीके के ट्रेड बैरियर जैसे कि टैक्स या फिर ये इस तरीके की चीज़ें नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक मकसद है और वो है लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसको लिबरलाइज करने का। तो देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था डेवलप्ड कंट्रीज़ द्वारा, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कंट्रीज़। तो देखिए WTO जो है उसको वो इस्टेब्लिश करती है रूल्स, वो रूल्स बनाती है इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कि आखिर किन किन चीज़ों पर कंट्रीज टैक्स लगा सकती हैं, किन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगा सकती हैं, किस तरीके की जो अगर कोई जो कंट्री है वो कोई काम अगर कर रही है, कोई टैक्स लगा रही है तो वो सही है गलत है, इस तरीके की चीज़ें वो देखती है। और अभी वर्ल्ड में करीब 149 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर्स हैं WTO के। और जो WTO का तो एक तरीके से काम है या फिर लोगों द्वारा माना जाता है कि इसका काम है कि सभी लोगों के लिए यानी दुनिया के सभी देशों के लिए जो फ्री ट्रेड है उसको बढ़ावा देना। लेकिन ये चीज़ एक तरीके से देखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ट्रेड बैरियर्स को गलत तरीके से अपने देशों में लागू करते हैं और उसको बनाए रखते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो WTO के रूल्स जो हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ पर फोर्स किया जाता है कि वो अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करें। तो इसका एक एग्जांपल है कि जो ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो ट्रेड पर जो डिबेट चल रहा है उसके बारे में। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये डिबेट क्या है इसको मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखिए चैप्टर 2 आपने पढ़ा है, चैप्टर 2 में आपने देखा होगा कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और इंडिया के GDP में एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका। और इसको अगर आप USA से कंपेयर करें तो USA का जो एग्रीकल्चर का GDP में हिस्सा है वो है 1% और उसका एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा है 0.5%। और इतना छोटा सा परसेंटेज होने के बाद और इतने कम लोगों को एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बाद भी USA के जो एग्रीकल्चरर्स हैं यानी कि किसान हैं, खेतीहर हैं, उनको बहुत बड़ी संख्या में सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें और इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर सके दूसरी कंट्रीज़ में। तो इन बहुत बड़ी संख्या में जो पैसे मिलते हैं उन लोगों को, इस वजह से जो US फार्मर्स जो हैं वो अपने फार्म के प्रोडक्ट्स को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच सकते हैं और जो सरप्लस है वो दूसरे देशों में बिकते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर।
तो इस वजह से जो दूसरे देशों में किसान बैठे हैं जिनको इस तरीके के हेल्प नहीं मिलते हैं या फिर ट्रेड बैरियर्स की ट्रेड रूल्स की वजह से सरकार किसानों को पैसे नहीं देती है, तो उनको बहुत बुरी तरह से ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक तरीके से उनका कहना ये है कि WTO रूल को मानते हुए हम सभी लोगों ने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिए, लेकिन आपने यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने WTO के रूल्स को इग्नोर किया है और अभी भी अपने फार्मर्स को बहुत बड़ी संख्या में पैसे दे रहे हैं और उनको बहुत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो सस्ते दामों पर प्रोडक्ट्स को बेच सकें। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका सिंपली ये कहना है कि क्या ये एक तरीके का फ्री और फेयर ट्रेड है। ये बिल्कुल भी फ्री और फेयर ट्रेड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों का कहना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है, जिनमें इंडिया भी आता है। तो लेट्स वर्क दिस आउट, इसको आप कर लें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। कि आखिर हमने ये जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में इतनी सारी बातें पढ़ी कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा है वैसा है, अब अंतिम में ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ा है। आखिर इंडिया को इससे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ। तो अगर देखिए पिछले 15 सालों की बात करें तो देखिए यहाँ पर 15 ईयर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो किताब है ये 2006 में लिखी गई थी, 2006-7 के आसपास लिखी गई थी। तो उस समय की किताब हम पढ़ रहे हैं, अभी तक अपडेट हो जाना चाहिए, अभी तो 2018 चलने लगा है। तो देखिए इस बात को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पिछले 15 सालों की बात करें, किताब के अनुसार पिछले 15 सालों की बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी आगे आ चुका है। और आखिर इसका इफेक्ट लोगों के लाइफ पर किस तरीके से पड़ा है, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं यहाँ पर कुछ एविडेंस के साथ। तो जो ग्लोबलाइजेशन है और इसकी वजह से जो कंपटीशन बढ़ा है प्रोड्यूसर्स के बीच में, चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर हो या फिर फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो, उसका एडवांटेज डायरेक्टली कंज्यूमर्स को मिला है। तो देखिए सोसाइटी का वो हिस्सा जो कि अर्बन एरियाज़ में रहता है, वहाँ पर लोगों के पास अब ज़्यादा चॉइसेस हैं कि वो क्या चीज़ें खरीदना चाहते हैं और उनको अब चीज़ें जो हैं वो बेहतर क्वालिटी की मिलती हैं और लोअर प्राइसेस में मिलती हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये लोग जो हैं आज बहुत ही ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड को एंजॉय कर रहे हैं, जो कि पहले पॉसिबल हुआ करता था। यानी पहले से ज़्यादा अब लोगों के लाइफ जो है वो हायर स्टैंडर्ड पॉसिबल हो चुके हैं। तो देखिए प्रोड्यूसर्स के और वर्कर्स के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रहा है। यानी कुछ लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, कुछ लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस चीज़ को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की करते हैं, MNCs की करते हैं। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो काफ़ी बड़ा है पिछले 15 सालों में, पिछले 20-30 सालों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया में इन्वेस्ट करना है उनके लिए एक बेनिफिशियल स्टेप है। यानी अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से वो और भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वैसी इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि आपका सेलफोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और इसके अलावा सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग हो गए। इन सभी चीज़ों में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इन सेक्टर्स में हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख भी रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी संख्या में बायर्स भी मौजूद हैं और इन इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज में नए जॉब्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिएट हुए हैं। और इसके साथ ही जो लोकल कंपनीज़ है जो कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं इन इंडस्ट्रीज़ को, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रोस्पेरस हुए हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ इस चीज़ की वजह से। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मुझे लगता है कि आपको इसको खुद से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं। तो आखिर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते क्या हैं? तो देखिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं इनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। और इसके साथ ही जो कंपनीज इन SEZs में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित करती हैं उन्हें शुरुआत के 5 साल या 3 साल में टैक्सेस नहीं चुकाने होते हैं। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है लेबर लॉज में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और भी तरह के रूल्स इनके लिए बनाती है या फिर चेंज करती है। तो इस तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको सरकार अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और इसके साथ ही
इसके बाद सेकेंडली यहाँ पर हमने हमारा जो इसके पहले जो हम पारा पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे हैं कि देखिए फर्स्ट एमएनसीज की हमने बात की और अब हम सेकंड बात करने वाले हैं टॉप इंडियन कंपनीज की। तो इसके साथ ही टॉप इंडियन कंपनीज जो हैं उनको भी इस स्टेप से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनको अब कंपटीशन में भागीदारी लेना पड़ता है और इसके साथ ही उन्होंने भी नए टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया है, प्रोडक्शन मेथड्स में इन्वेस्ट किया है और अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं उन्हें कोलेब्रेशंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जो उन्होंने फॉरेन कंपनीज़ के साथ की थी। और इसके साथ ही जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बहुत सारे लार्ज इंडियन कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज बनने में भी हेल्प किया, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स। तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो पहले इंडियन कंपनीज थे, लोकली मार्केट में compete करते थे, लेकिन वो अब आसानी से वर्ल्ड लेवल पर जाकर compete कर रहे हैं और वो वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुके हैं। तो इसके साथ ही जो ग्लोबलाइजेशन है उसने बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट किए हैं उन कंपनीज के लिए जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसमें से मेनली हमारा आईटी है। तो देखिए जो इंडियन कंपनी है जो कि मैगजीन बनाती है लंदन बेस्ड कंपनी के लिए, कॉल सेंटर्स या फिर इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बूम हमें देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इसके अलावा बहुत सारे सर्विसेज जैसे कि डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, और ये इन चीज़ों को अब बहुत ही सस्ते दामों पर कंट्रीज़ में किया जा पा रहा है इंडिया में और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हम आधे से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए, वीडियो नंबर 5 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो उसको देख लेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम एक टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या था, टॉपिक हमारा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। और पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था, डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि आखिर ग्लोबलाइजेशन का अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ा, और अब हम देखने वाले हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन का बुरा इम्पैक्ट क्या पड़ा और उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन पर इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पेरिश, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए जो ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे बड़ी परेशानी हुई थी वो सबसे बड़ी परेशानी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हुई, अभी भी होती है, क्योंकि जो देखिए जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो छोटे छोटे अमाउंट में चीज़ों को बनाते हैं और उनका जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और बहुत सारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे और जो वर्कर्स थे उनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके ज़रिए हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इनके लाइफ पर। तो टॉपिक का नाम है इस सब टॉपिक का राइजिंग कंपटीशन। रवि एक व्यक्ति है जिसने अभी अभी कंपनी शुरू की है कैपेसिटर्स बनाने की। 1992 की बात है ये। 1992 में उसने कैपेसिटर्स बनाने की कंपनी शुरू की होसूर में, जो कि तमिलनाडु का एक इंडस्ट्रियल टाउन है। और उसको कंपनी शुरू करने के कुछ साल बाद ही कई तरह की परेशानी फेस करनी पड़ी। क्यों फेस करनी पड़ी, किस तरीके की परेशानी थी, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो देखिए कैपेसिटर्स की बात करें तो कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में, जैसे कि ट्यूबलाइट्स हो गए, टेलीविज़न हो गए। और 3 साल के अंदर ही उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी एक्सपैंड हो गया और करीब 20 वर्कर्स जो थे वो अब उसके अंडर काम करने लगे। तो अभी तक तो सब चीज़ ठीक चल रहा था, लेकिन सरकार ने एक कदम उठाया। सरकार ने कदम ये उठाया कि पहले कैपेसिटर्स को इंपोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी कि ट्रेड बैरियर लगाया गया था, उस पर टैक्स लगता था कि अगर आप विदेश से मंगवाएंगे कैपेसिटर तो उस चीज़ को सरकार ने हटा दिया, उस टैक्स को सरकार ने हटा दिया। और ऐसा उसे करना पड़ा WTO के एग्रीमेंट के अनुसार 2001 में। तो इस कदम को उठाने के बाद तो जो रवि था जो कि कैपेसिटर्स बनाता था उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उसका रीज़न ये था कि उसके जो मेन क्लाइंट्स थे जो कि टेलीविज़न कंपनीज थी जो टेलीविज़न बनाती थी, वो अलग अलग कंपोनेंट जो थे जैसे कि कैपेसिटर्स या फिर और भी चीज़ें वो इस रवि जैसे मैन्युफैक्चरर से ही खरीदती थी। और कंपटीशन की वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मार्केट में आ जाने की वजह से जो इंडियन टेलीविज़न कंपनीज जो थी उनको असेंबलिंग का काम शुरू करना पड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए।
और इसके बावजूद भी बहुत सारे कंपनीज जो कि इस कंपटीशन के बावजूद कैपेसिटर्स को खरीदते भी थे, अपना टीवी बनाते भी थे, उनको इंपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर लगता था। यानी कैपेसिटर्स को वो इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते थे, ना कि रवि से खरीदना। उसका रीज़न ये था कि इंपोर्ट वाला जो कैपेसिटर होता था वो रवि के कैपेसिटर से सस्ता होता था, आधे दामों पर मिल जाता था। और इस वजह से रवि का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गया, और करीब वो अब पहले से ही जितना वो पहले प्रोडक्शन करता था उससे आधे से भी कम वो प्रोडक्शन कर रहा है 2000 ईस्वी में। और उसके अंदर अब सिर्फ 7 वर्कर्स काम करते हैं। और बहुत सारे जो रवि के जो फ्रेंड्स थे जो इस तरीके के बिजनेस में काम करते थे हैदराबाद और चेन्नई में, उन्होंने अपने यूनिट्स को बंद कर दिया। अपने जो इस तरीके के बिजनेस थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई है मल्टीनेशनल कंपनीज से, और वो मल्टीनेशनल कंपनीज से या फिर इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर सकते हैं उसके प्राइसेस से। तो देखिए जो बैटरीज हैं, कैपेसिटर्स हैं, प्लास्टिक, टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल, ये एक तरीके के एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्रीज़ के, जहाँ पर जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें ग्लोबलाइजेशन का बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को पड़ा है। और बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, और इस वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो अब जॉबलेस हो चुके हैं। और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, और ये संख्या है 20 मिलियन। ये सिर्फ एग्रीकल्चर से पीछे है, नहीं तो सबसे बड़ी संख्या में लोग यहीं पर एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। टॉपिक एक तरीके से टॉपिक है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है और कंपटीशन का जो प्रेशर है उसने बहुत तरीके से जो वर्कर्स हैं उनके लाइफ को चेंज कर दिया है। और कंपटीशन के ग्रो होने की वजह से जो ज़्यादातर जो कंपनी हैं या फिर जो जॉब देने वाले हैं उनको वो अब वर्कर्स को एक तरीके से परमानेंट जॉब पर हायर नहीं करते हैं, बल्कि उनको टेम्प्ररी बेसिस पर हायर करते हैं। और उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो अब उतना सिक्योर फील नहीं करेंगे अपने जॉब के बारे में जैसा वो पहले फील किया करते थे। तो देखिए अगर हम बात करें तो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज जो है गारमेंट इंडस्ट्री में यूरोप या फिर अमेरिका में वो अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को। यानी कि इंडिया का एक व्यक्ति है या फिर एक कंपनी है वो उन कपड़ों को कंप्लीट करती है, बनाती है और उनको फिर ले जाकर बेच देती है एक कंपनी को जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। फॉर एग्जांपल आपका रीबॉक हो गया, एडिडास हो गया, और कोई भी कंपनी हो सकती है, तो उसको ले जाकर वो बेच देती है। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। तो देखिए ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका पूरे विश्व में नेटवर्क है वो एक तरीके से सबसे सस्ते मैन्युफैक्चरिंग जगह को खोजते हैं कि आखिर कहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट है सबसे सस्ता बन सकता है, ताकि वो उनका जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। और बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर्स को पाने के लिए, यानी इन ऑर्डर्स को लेने के लिए जो इंडियन गारमेंट के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी हार्ड ट्राई करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं कि अपने जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको कम से कम रखा जा सके। तो बात यह है कि जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट तो कम हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये जो एक्सपोर्टर्स हैं ये लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जो पहले फैक्ट्रीज थी वो लोगों को परमानेंट बेसिस पर हायर करती थी, परमानेंट जॉब प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब जो कंपनीज हैं या फिर अब जो फैक्ट्रीज हैं वो लोगों को टेम्प्रेरी बेसिस पर जॉब देती है, और एक तरीके से उनको जो पैसा मिलता है वो भी काफ़ी कम मिलता है। और इसके साथ ही और उनका जो जॉब है वो भी अब सिक्योर नहीं है, और उनका जो टाइम पीरियड है जितने देर उन्हें काम करना पड़ता है वो भी काफ़ी हाई होता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, जो कंडीशन है वर्क का या फिर हार्डशिप्स हैं वर्कर्स के, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अब लगभग बराबर ही हैं या फिर सर्विसेज में। ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो वर्क है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह अब काम करने लगा है, उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगा है। और जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि सुशीला, तो यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से ही पढ़ ले, ये वाला गारमेंट वर्कर का एग्जाम्पल। तो ये जो वर्कर है सुशीला, वो उसको अब अपने जॉब के प्रति प्रोटेक्शन या फिर जो बेनिफिट उससे पहले मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। तो इसको आप खुद से कर ले, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है लेट्स वर्क दिस आउट, इसको आप कर लें, आपको एग्जामिनेशन में ये हेल्प करेगा।
इसके बाद हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए ऊपर के चीज़ों को पढ़ने के बाद, ऊपर जो सभी टॉपिक हमने पढ़े उसको पढ़ने के बाद ये हमें पता चलता है कि जो हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास वेल्थ है, उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बेनिफिट में हिस्सा नहीं मिला है। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन अब एक रियलिटी है। इसका मतलब ये कि अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को आप हटा सकते हैं या फिर उससे अब बाहर आ सकते हैं। वो अब रियलिटी है, उसे हमें फेस करना है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो आखिर हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बना सकते हैं, यानी सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सभी लोगों को बराबरी में मिले, और किसी को ऐसा ना हो कि उसकी रोजगार चली जाए या फिर उसका जॉब चला जाए ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए क्योंकि जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं कि किस सेक्टर में कितना टैक्स लगेगा, किन लोगों से टैक्स लेना है, इंपोर्ट पर टैक्स लेना है या नहीं लेना है, एक्सपोर्ट पर टैक्स लेना है या नहीं। इन चीज़ों की जो पॉलिसी होती है वो सरकार द्वारा तय की जाती है, और सरकार को ये ध्यान देना होगा कि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ रिच लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाए, पावरफुल लोगों को फ़ायदा ना पहुंचाए, बल्कि देश के सभी नागरिकों को फ़ायदा पहुंचाए, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो। तो देखिए आपने ऊपर बहुत सारे स्टेप्स के बारे में पढ़ा होगा जो कि गवर्नमेंट ले सकती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है कि जो लेबर लॉज हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए और वर्कर्स जो हैं उनको उनका राइट मिले। वो जो है सरकार जो है छोटे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट कर सकती है तब तक के लिए जब तक वो इतना मजबूत ना हो जाए ताकि वो कम्पीट करने के स्टेटस पर पहुंच जाएं। और ज़रूरत के समय गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट बैरियर और ट्रेड बैरियर भी लगा सकती है ताकि जो लोकल जॉब्स हैं या फिर लोकल जो वर्कर्स हैं उनको या फिर लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प किया जा सके। और सरकार जाकर नेगोशिएट कर सकती है WTO में भी ताकि वो फेयर रूल बनाए, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करे WTO, इसलिए भी वहाँ जाकर बातचीत कर सकती है। और वो जो सरकार है ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी मिल सकती है जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है WTO में जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो डोमिनेशन है उसको खत्म करने की भी कोशिश कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर। तो अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत सारे कैंपेन्स या फिर रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिले हैं लोगों द्वारा, लोगों के ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिन्होंने आगे चलकर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर WTO के, उसको चेंज करने के लिए मजबूर किए हैं। और ये एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लोग जो हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के स्ट्रगल में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है ये खत्म होता है। यहाँ पर इमेज देखिए बताया गया है डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकांग 2005 में WTO के खिलाफ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। तो इसके बाद मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।